हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज़ SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अ ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। हमने लास्ट वीडियो में पर्सनालिटी और उसकी टाइप अप्रोच के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू इट सो दैट यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या होता है ट्रेट अप्रोच? ट्रेट अप्रोच बेसिकली ट्रेट पे आधारित है। और वो ट्रेट क्या होता है? जब हम ट्रेट की बात कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं उन एट्रीब्यूट्स की, उन क्वालिटीज़ की, उन विशेषताओं की जो कि एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को डिफ़र करता है, मतलब भिन्न बनाता है, उससे अलग करता है। एंड ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो विशेषताएं हैं, ये ओवर द पीरियड स्टेबल रहती हैं, मतलब सेम रहती है, सामान्य रहती हैं एंड जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस द सिचुएशन। और किसी भी सिचुएशन में मोर और लेस कंसिस्टेंट रहते हैं, एक जैसी रहती हैं। मतलब एक इंसान जो है, जो सेम कंडीशन दी जाए तो वो उसी तरह एक्ट करेगा 10 में से 9 या 10 टाइम्स। मतलब जितनी बार भी दी जाए तो वो कंसिस्टेंसी उसमें होगी। एंड इनकी जो स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन है इन ट्रेड्स की, इन विशेषताओं की, ये डिफ़र करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इसीलिए हम सबकी पर्सनालिटी जो है डिफरेंट होती है, हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्योंकि जितने भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो हम अभी अब डिस्कस करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन और इनकी इंटेंसिटी, इनकी स्ट्रेंथ सब में अलग अलग होती है। नाउ द फर्स्ट वन, हम बहुत टाइप्स ऑफ ट्रेड की जो अप्रोचेस है उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई है, अब हम पढ़ेंगे। तो जिसमें फर्स्ट वन जो मैं पढ़ने वाली हूँ दैट इज़ द ऑलपोर्ट ट्रेड थ्योरी, जो कि किसने दी थी? गॉर्डन एल्पोर्ट ने दी थी। उनका कहना था कि इंडिविजुअल पॉजेस ए नंबर ऑफ ट्रेड्स विच इज़ डायनेमिक इन नेचर एंड डिटरमाइन द बिहेवियर। उनका मानना भी था कि जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है वो डायनेमिक है, एवर चेंजिंग है, एंड वो उन्हीं क्वालिटीज़ से, मतलब ट्रेड से ही आप बिहेवियर को डिटरमाइन कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया? ही एनालाइज सम वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी। उन्होंने कुछ वर्ड्स डिस्क्राइब किए एंड उनको कैटेगराइज कर दिया ताकि वो ह्यूमन पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से समझ सके। तो उन्होंने क्या, उन्होंने 3 भागों में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए। जैसे फर्स्ट वन इज़ द कार्डिनल ट्रेट, सेकंड वन इज़ द सेंट्रल ट्रेट एंड थर्ड वन इज़ द सेकेंडरी ट्रेड। उनका कहना था कि कुछ जो ट्रेड्स होती हैं ना वो बहुत हाईली जनरलाइज्ड होती है, मतलब पूरे व्यक्तित्व को उसकी छाप छोड़ जाती है, ऐसी होती हैं वो कार्डिनल ट्रेड्स। जैसे कि हिटलर, हिटलर का नासिज्म, गांधी की उनकी जो नॉन वायलेंस थ्योरी है, मतलब और भी विशेषताएं होंगी उनमें, बट उनकी ये जो 2 विशेषताएं हैं उससे जो है उनकी पूरी पर्सनालिटी का नो बखान हो जाता है। और उनकी सेकेंडरी या सेंट्रल ट्रेड्स उनको नहीं देखे। तो मतलब है कि वो बहुत हाईली जनरलाइज्ड प्रिडिस्पोजिशंस, जो कि उनके पूरे जीवन का गोल, उनके एंटायर लाइफ उसी के अराउंड रिवॉल्व करती हो, उसको बोलते हैं कार्डिनल ट्रेट। मतलब बहुत ज़्यादा जो दिखता है, मतलब उनकी सारी पर्सनालिटी में बस यही दिखते थे। हिटलर में और भी बहुत कुछ था कि वो रीड करते थे, नॉवल पढ़ते थे, बहुत लविंग थे, पोइट्री भी पढ़ते थे, बहुत अच्छे ओरेटर थे, भाषण देते थे, ये सब। बट उनको जो जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? उनकी डिक्टेटरशिप के लिए, उनके नाजिज्म के लिए। उनको क्या कहते हैं? कार्डिनल ट्रेड। नेक्स्ट इज द सेंट्रल ट्रेड। सेंट्रल ट्रेड जो है दे आर लेस परवेसिव इन बिहेवियर बट दे आर स्टिल क्वाइट जनरली डिस्पोजिशन। मतलब ये जो कार्डिनल ट्रेड्स हैं इनसे कम जो है जनरलाइज्ड होते हैं, बट स्टिल दे हैव क्वाइट गुड जनरलाइजेशन। जैसे कि किसी को आप डिफाइन करते हो, ये बताते हो कि ये बहुत सिंसियर है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, मतलब ये कार्डिनल ट्रेड्स के बाद में आ जाता है, उनको बोलते हैं सेंट्रल ट्रेड्स। थर्ड वन इज अ सेकेंडरी ट्रेड्स, मतलब दे आर द लीस्ट जनरलाइज्ड। बहुत कम इनकी इंटेंसिटी होती है जनरलाइजेशन में, जो कि एक पर्सन के कैरेक्टर को डिफाइन करे। जैसे कि मान लीजिए महात्मा गांधी जी को वो मैंगोज पसंद थे, तो मैंगोज तो किसी को भी पसंद हो सकते हैं, आपको, मेरे को, किसी को भी। तो ये कुछ
इतना इम्पोर्टेंट कार्डिनल या सेंट्रल ट्रेट नहीं हुआ। तो ये है सेकेंडरी ट्रेट, जो एक पूरे व्यक्तित्व का वो ना हो, सेंट्रल या कार्डिनल ट्रेट ना हो, उनको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेट। तो उन्होंने क्या कहा कि दिस इज़ अ वे एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स टू अ सिचुएशन डिपेंड्स हिज और हर ट्रेड्स। एक इंडिविजुअल कैसे किस सिचुएशन में रिएक्ट करेगा ये उसके ट्रेड्स पे डिपेंड करता है। ट्रेड्स क्या, जो हमने अभी डिस्कस किए, सेंट्रल ट्रेड्स, कार्डिनल ट्रेड्स एंड सेकेंडरी ट्रेड्स। एंड पीपल मे बी शेयरिंग द सेम ट्रेड्स बट स्टिल दे माइट डिफर इन एक्सप्रेसिंग दैम। मतलब किसी में सेम ट्रेट ही होगा, लाइक कोई सिंसियर होगा, बट वो अपनी सिंसियरिटी कहाँ शो करेगा, अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा शो करेगा या फिर अपने घर पे शो करेगा या फिर रिलेशनशिप में, इट डिपेंड्स। लाइक कोई केयरिंग हो सकता है, बट केयरिंग को किस तरीके से एक्सप्रेस करेगा, दैट मे ऑल्सो डिफर इन डिफरेंट वे। सो दिस वॉज अ थ्योरी गिवन बाय द एल्पर्ट। नेक्स्ट इज द पर्सनैलिटी फैक्टर्स गिवन बाय द रेमंड कैटल। रेमंड कैटल ने क्या किया, ही आइडेंटिफाइड प्राइमरी ट्रेड फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव्स फाउंड इन द लैंग्वेज। उन्होंने क्या किया, इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज होती है, डिक्शनरी होती है, उससे उन्होंने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वर्ड्स को उठाया और उन्होंने एक फैक्टर एनालिसिस किया। फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि यूज़ करी जाती है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा फॉर टू फाइंड आउट, टू डिस्कवर द कॉमन स्ट्रक्चर ऑन विच पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर। मतलब जिन चीज़ों पे हम लोग डिफ़र करते हैं उनका एक कॉमन स्ट्रक्चर निकाल सकें, इसलिए फैक्टर एनालिसिस किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोर्स और प्राइमरी ट्रेट्स और सरफेस ट्रेट्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया। सोर्स ट्रेट मतलब जो बहुत स्टेबल है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनैलिटी है। बिल्डिंग मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया था, बहुत सेंट्रल है पर्सनालिटी को, पर्सनालिटी की इम्पॉर्टेंट विशेषताओं को बताते हैं वो वर्ड्स, वो ट्रेट्स। तो उनको उन्होंने बोला सोर्स ट्रेट्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जब हम हिटलर की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, उनकी लीडरशिप की, है ना, और उनके डिक्टेटरशिप की। तो ये क्या हो जाएगा, उनका सोर्स और प्राइमरी ट्रेट। वेयर सरफेस ट्रेट क्या होता है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ सोर्स ट्रेट। जो सोर्स ट्रेट्स होते हैं उसके इंट्रैक्शन को उनके इंट्रैक्शन को बोलते हैं सरफेस ट्रेट। तो ये 16 क्यों लिखा हुआ है, बेसिकली ही डेवलप्ड अ 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट। उन्होंने जो है 16 ऐसे ट्रेट्स निकाले जो कि पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते थे। एंड इसके लिए उन्होंने 16 PF टेस्ट भी निकाला, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट था उस टाइम पे और अभी भी है, जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक करिकुलम में करते हैं। Next is the Eysenck theory. Now Eysenck theory was given by the H.J. Eysenck and उन्होंने क्या किया, जो भी पर्सनैलिटी है उसको 2 ब्रॉड डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया, डिपेंडिंग ऑन बायोलॉजिकल एंड जेनेटिकली बेस्ड स्पेसिफिक ट्रेट्स। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट बना दिया कि न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, एंड सेकंड उन्होंने बनाया एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। तो उन्होंने कहा कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक हो सकते हैं न्यूरोटिसिज्म वाले जो कि एंग्शियस हो गए, मूडी, टची और रेस्टलेस हो गए, और एक हो गए कि इमोशनल स्टेबिलिटी जो कि काम, इवन टेम्पर्ड और रिलायबल हो गए। तो ये किस बेसिस पे था, तो उन्होंने कहा दिस वाज ऑन द डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल देयर फीलिंग। आपने देखा कुछ लोग जो है बहुत इमोशनल होते हैं, थोड़ा सा भी कुछ कह दो उनके आंसू टपकने लग जाते हैं, एंड दे आर पीपल हु आर वेरी काम, क्वाइट और अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं। सो जो लोग मूडी होते हैं, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ न्यूरोटिसिज्म, एंड जो पीसफुल होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू आइजेंक थ्योरी। नेक्स्ट कैटेगरी उन्होंने बोला एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन मतलब द पीपल हु आर एक्टिव, दे आर वेरी स्पोर्टी, दे आर इम्पल्सिव, थ्रिल सीकिंग, एडवेंचर चाहिए होता है, ग्रेगेरियस होते हैं, मतलब वो सबसे बात कर लेते हैं, बड़े फ्रेंडली, बड़े हेल्पफुल, जॉयफुल ऐसे होते हैं। दे आर द बोलते दे आर द लाइफ ऑफ द सर्कल, मतलब जिस सर्कल में वो रहते हैं उसकी जान होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सोशल होते हैं। एंड एक तरह दूसरी साइड इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं, दे आर वेरी पैसिव, क्वाइट,
दे आर रिजर्व, दे टेक क्वेश्चंस वाइल स्पीकिंग। इनके इतने फ्रेंड सर्कल में मतलब तो फ्रेंड्स भी नहीं होते, जो होते हैं बट थोड़े से होते हैं, उनसे ही बात करते हैं, काम और क्वाइट रहना पसंद करते हैं। एंड ये जो कैटेगरी बनाई गई है, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिग्री टू विच पीपल आर सोशली आउटगोइंग एंड सोशली विदड्रॉन। कुछ लोग बहुत सोशली आउटगोइंग होते हैं, हमेशा किसी न किसी फ्रेंड सर्कल में पाए जाते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं इनके, बट वेयर एज इंट्रोवर्ट इनके इतने नहीं होते हैं। Later on, a third dimension was also added in the Eysenck theory. पहले उन्होंने 2 ही बनाई थी जो मैंने अभी डिस्कस करी, but later on he added psychoticism versus sociability. ना psychotism और sociability क्या है? Psychotism मतलब they people, they are very hostile people, they become very angry, antisocial type personalities हो जाते हैं, गुस्सा करना, किसी को भी मार देना, ऐसे such kind are the psychoticism personality। और इसके कंपैरिजन में देयर सोशबिलिटी, ये जो पर्सनालिटी है पार्ट, जो कि डिपेंड करता है कि हाउ वेल दे इंटरेक्ट विद द सोसाइटी। सो दिस वाज द थर्ड डायमेंशन विच वाज एडेड लेटर ऑन बाय द आइजेंक। तो ये आइजेंक की जो पर्सनालिटी है, इसको उन्होंने क्वेश्चनर के फॉर्म में लेके आया, जिसको कि EPQ भी बोलते हैं, एंड which studied the various dimensions of the personality, and it was very useful in knowing the personality profile of the people across the culture। and ये जो है बहुत हद तक जो है एक बहुत कंसिस्टेंट एनालिसिस ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स कर पाते थे अकॉर्डिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस मेथड। सो उनका ये जो डिफरेंट ट्रेट्स वाला 16 PF फैक्टर थ्योरी तो था, और जो EPQ थे, दैट वाज वेरी मच फेमस एट दैट टाइम, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको यूज़ किया था उस टाइम पे टू नो देयर पर्सनालिटी प्रोफाइल। एंड लेटर ऑन दीज 3 डायमेंशंस वर फर्दर इलेबोरेटेड बाय द पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्री। और उन्होंने क्या बनाया? 5 फैक्टर मॉडल पर्सनालिटी बनाया। उन्होंने उसमें क्या किया, ही मेड, उन्होंने और ऐड किया, तो उन्होंने बेसिकली 5 फैक्टर्स बना दिए, 1 2 3 4 5। तो उन्होंने फर्स्ट वन क्या बोला? ओपननेस टू एक्सपीरियंस। मतलब ये लोग जो होते हैं, जो इस पर उन्होंने डिग्रीज बनाई, दे विल बी पीपल हाई ऑन इट और लो ऑन इट। मतलब जो लोग ओपननेस एक्सपीरियंस पे हाई स्कोर करेंगे, तो दे विल बी वेरी इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, ओपन टू न्यू आइडियाज, इंटरेस्टेड इन कल्चरल परस्यूट्स, मतलब आउट गोइंग टाइप्स होंगे। एंड जो लो होंगे वो रिजिड होंगे, कंजर्वेटिव होंगे, लाइक दैट। सेकेंड वन उन्होंने बताया एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन मैंने अभी बताया था कि जो लोग होंगे वो सोशली आउटगोइंग, टॉकेटिव होंगे, वेयर एज जो उस पर लो होंगे वो शाई होंगे, मतलब इंट्रोवर्ट काइंड होंगे। नेक्स्ट वाज द एग्रीबलनेस। दोज पीपल हु विल स्कोर हाई ऑन इट, दे विल बी हेल्पफुल, कोऑपरेटिव होंगे, फ्रेंडली होंगे, केयरिंग होंगे, नर्चरिंग होंगे। एंड जो इस पे लो स्कोर करेंगे, दे विल बी हॉस्टाइल एंड सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश काइंड्स के होंगे। न्यूरोटिसिज्म, वो भी मैंने अभी डिस्कस किया था, जो लोग उस पर हाई स्कोर करेंगे, दे विल बी इमोशनली अनस्टेबल, एंग्शियस, वरीड, फियरफुल, डिस्ट्रेस एंड इरिटेबल, हाइपरटेंसिव। वेयर एज जो उस पर लो स्कोर करेंगे, दे विल बी वेल एडजस्टेड। एंड लास्ट वन इज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जिनकी हाई होती है, दे आर वेरी अचीवमेंट ओरिएंटेड, दे आर डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड वो अपने काम में प्राउड लेना पसंद करते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ कंट्रोल। वेयर एज जो कि लो होते हैं कॉन्शियसनेस में, दे आर इम्पल्सिव, उस पर इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, इस पर डिपेंड नहीं हो पाते हैं। सो दीज वर द 5 फैक्टर विच वॉज फर्दर एक्सटेंडेड on the Eysenck theory by the Paul Costa and Robert Macri. So friend, this was about the trait approach of the personality. I hope आपको वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत वर्कफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, एंड मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।